guys, welcome to Molarity Mind. Today we are going to start with BSc Chemistry Honors first year physical chemistry topic, the first law of thermodynamics. So, what do you mean by the word thermodynamics? It implies the flow of heat. हीट का बहना जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स और जितने भी एनर्जी चेंजेस होंगे ये सब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों के साथ डील करने वाले हैं इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो दो जनरलाइजेशंस पे बेस्ड है जैसे कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ठीक है और ये जो लॉज है ये लॉज ह्यूमन एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं इनका कोई प्रूफ नहीं है और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अपोजिट भी कुछ नहीं बनाया जाएगा कभी भी साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट नथिंग कंट्रारी टू दिस लॉज विल एवर बी नोन साइंटिस्ट ने भी बोला है कि इसके अपोजिट और कुछ नहीं बनाया जाना जाए या बनाया जाए ऐसा नहीं होगा. The laws of thermodynamics are not at all concerned with the atomic or molecular structure of matter. जो ये laws हैं इनका atomic और molecular structure of matter से कोई भी लेना देना नहीं है. Importance of thermodynamics is a fundamental subject of great importance in physical chemistry. Most of the important generalization of physical chemistry, including want of law of dilute solutions, Raoult's law of vapor pressure lowering, distribution law of chemical equilibrium, the phase rule and the laws of thermochemistry can be deduced from the laws of thermodynamics. ये जो अलग अलग लॉज दिए हुए हैं जैसे वांट ऑफ लॉ, रॉल्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे लॉज जो है ना इन सबको हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं ठीक है. इसलिए ये फंडामेंटल मतलब बेसिक सब्जेक्ट बन जाता है और ग्रेट इंपॉर्टेंस का बन जाता है. एक बेसिक नीड है ये इन सब लॉज के लिए. इन सब लॉज को निकालने के लिए हमें पहले थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का यूज करना पड़ता है. Thermodynamics also help us to lay down the criteria for predicting feasibility or spontaneity of a process. थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्राइटेरिया भी पता चलता है फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी का एक रिएक्शन में ठीक है. फिजिबिलिटी मतलब कितनी फीजिबल रिएक्शन है, कितनी जल्दी होगी, कितनी आसान होगी, मतलब बेसिकली कितने किस रेट से वो प्रोसीड कर सकती है रिएक्शन, ऐसे कह सकते हैं. स्पॉन्टेनिटी हमें पता है कि रैंडमनेस ठीक है of a process including a chemical reaction under a given set of condition. In other words, it helps us to predict whether a given process or a chemical reaction is feasible under the given conditions of temperature, pressure and concentration. It also helps us to determine the extent to which a process including a chemical reaction can proceed before attainment of equilibrium. इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये नॉर्मली इम्पोर्टेंस गिवन है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो. उसके बाद लिमिटेशंस पे आते हैं. The laws of thermodynamics apply only to matter in bulk and not to individual atoms or molecules. In other words, the laws of thermodynamics apply to behavior of assemblages of a vast number of molecules and not to individual molecules. बड़े molecules पे या ज़्यादा number of molecules पे apply होता है, सिंगल मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं हो पाता है इसके जो लॉज हैं, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, लिमिटेशन हो जाती है. Thermodynamics can only predict whether a given process including a chemical reaction is feasible under a given set of condition. It does not tell anything about the rate at which a given reaction may proceed. थर्मोडायनेमिक्स से हमें सिर्फ यही पता लग पाता है कि वो जो रिएक्शन है वो कौन से गिवन सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर फिजिबल होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये कौन से रेट पे प्रोसीड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट्स दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस वुड रिएक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू यील्ड लिक्विड वाटर. थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता लग जाता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करके लिक्विड वाटर देने के लिए कौन से टेम्परेचर पे रिएक्ट करने वाली हैं. बट ये हमें ये नहीं बताता है द रिएक्शन विल बी फास्ट और स्लो. इससे हमें ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी. We only know from experiment that in the absence of a catalyst the reaction is extremely slow. बस हमें यही पता चल पाता है कि अगर कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को या तो सरफेस प्रोवाइड करता है, उस रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करता है. तो हम सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि अगर यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, नहीं होगा अगर कैटलिस्ट तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी. Some basic terms used in thermodynamics. A few terms used frequently in thermodynamics are described below. कुछ टर्म्स होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स गिवन है जैसे
पहला है सिस्टम. A system may be defined as any specified portion of matter under study which is separated from rest of the universe with a bounding surface. A system may consist of one or more substance. सिस्टम वो होता है, वो चीज होगी जैसे कोई एक चीज जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है. हमारे पास पहला है सिस्टम. सिस्टम वो चीज होगी जो एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिसपे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, और वो पूरे यूनिवर्स से सेपरेटेड है. यूनिवर्स जो होता है ना, उसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों आएंगे, ठीक है. लेकिन सिस्टम जो है वो वो वाला पार्ट होगा मैटर का जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है. और वो पूरे यूनिवर्स से सेपरेटेड है थ्रू अ बाउंड्री, ठीक है. उसके बाद दूसरा होगा सराउंडिंग. हाँ, सिस्टम में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं. सराउंडिंग द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच माइट बी इन अ पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग. सिस्टम को छोड़ के जो बाकी का यूनिवर्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है. तो सिस्टम को छोड़ के जो बाकी का यूनिवर्स होगा ना, उस यूनिवर्स से जब एक्सचेंज होगा एनर्जी का और मैटर का सिस्टम के साथ, जब सिस्टम जो है हमारा, उस सिस्टम से जब एनर्जी और मैटर एक्सचेंज होगा ना सराउंडिंग्स से, तो तो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे. जैसे जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम से अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी भी हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है. तो वो पूरा जो सेटअप होगा ना वो सराउंडिंग कहलाएगा. क्यों होगा ये सराउंडिंग? देखो, जो सिस्टम था उसके आसपास की चीजें जो हैं वो उससे इंटरेक्ट करेंगी, मैटर और एनर्जी चेंज होगी. तो वो एक क्या बन गई, सिस्टम की सराउंडिंग बन गई एक तरीके से. बेसिकली यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इन सिंपल केसेस सराउंडिंग्स जनरली इम्प्लाई एयर और अ वाटर बाथ इन विच अ सिस्टम अंडर एग्जामिनेशन इज इमर्स्ड. मतलब सराउंडिंग जो है वो जनरली क्या है, वो वाली एयर है जिसके जो सराउंडिंग के आसपास जो एयर है वो एयर है, उसको हम कह सकते हैं सराउंडिंग. या फिर जो वाटर बाथ है, वाटर बाथ होता है एक मेटल का एक बाउल टाइप होता है, उसमें हम वाटर डाल के उसको हीट करते हैं, और अगर उसके अंदर हम कोई भी सिस्टम रख सकते हैं, जैसे कुछ भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने कुछ भी रखा है अंडर ऑब्जर्वेशन, वाटर बाथ में हमने उसको हीट करना है बाय चांस, तो उसके लिए वो जो वाटर बाथ है वो उसका सराउंडिंग हो गया, और जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए चीज रखी है वो हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है. आइसोलेटेड सिस्टम. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम भी होते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम होता है सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसा सिस्टम ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग्स के साथ. मतलब ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग्स के साथ. जो सिस्टम है वो ना ही एनर्जी दे रहा है ना अपना मैटर एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग्स के साथ, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है. सो नेक्स्ट पे आते हैं. क्लोज सिस्टम. अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को नहीं, वो होता है क्लोज सिस्टम. इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है. ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें हमारा मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती हैं सराउंडिंग्स के साथ. ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं. जैसे इट मींस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होगा ना वो सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. They are pressure, volume, temperature, composition, density, viscosity, surface tension, refractive index, etc. ये सारी की सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं. मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एसोसिएटेड होती हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ. और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम.
A system is said to be homogeneous when it is completely uniform throughout, as for example, a pure solid or a liquid or a solution or a mixture of gases. ठीक है, होमोजीनियस तो हमें वर्ड पता ही है कि मतलब जब हमारी जो कंपोजिशन है वो सारी सेम होती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज है कि हमारी जो भी हमारा जो सिस्टम है उसमें जो कंपोजिशन है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल आप देख लो, प्योर सॉलिड में हम कुछ और मिक्स ही नहीं कर रहे ना, बिल्कुल प्योर सॉलिड ले रहे हैं, तो वो होमोजीनियस हो गया। या फिर अब प्योर लिक्विड, वो भी होमोजीनियस हो गया। और अ सोल्यूशन और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर कोई सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर किसका, गैसेस का। इन अदर वर्ड्स, अ होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। अगर दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ एक फेज होता है। अब फेज का मतलब क्या होता है भाई? फेज इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस एंड अ फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम which is bounded by a surface and is mechanically separable from other parts of the system. बेसिकली जो फेज होता है ना वो होता है जैसे जिसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फेज का मीनिंग है कि बिल्कुल सेम, यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें भी। Next है heterogeneous. A system is said to be heterogeneous when it is not uniform throughout. In other words, a heterogeneous system is one which consists of two or more phases. Heterogeneous system, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो उसमें अलग अलग फेजेस हों। इसमें भी है कि जैसे उसमें एक या दो फेज, मतलब दो या दो से ज्यादा फेज होते हैं और वो भी सारे अलग अलग होते हैं, कुछ भी यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं होती है। Thus, a system consisting of two or more immiscible liquids or a solid in contact with a liquid which it does not dissolve is a heterogeneous system. इसलिए जो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स हो, इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते हैं, और अ सॉलिड इन कांटेक्ट विद अ लिक्विड इन विच इट डज नॉट डिसॉल्व, या फिर एक सॉलिड जो एक लिक्विड के कांटेक्ट में और वो आपस में डिसॉल्व भी नहीं हो रहे, ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद इट्स वेपर इज आल्सो अ हेट्रोजीनियस सिस्टम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। एक ऐसा लिक्विड जो अपने वेपर्स के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, और वो भी एक हेटेरोजेनियस सिस्टम होगा क्योंकि उसमें दो फेजेस हैं, एक फेज लिक्विड है, एक वेपर है। एक तरह से यही कह लो फेज का मीनिंग कि जैसे वाटर जो होता है उसके तीन फेज हो सकते हैं। लिक्विड, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है वाटर, गैस में भी होता है, एंड हमारा थर्ड स्टेट सॉलिड में भी होता है, आइस की फॉर्म में। सो बेसिकली हेट्रोजीनियस जो है उसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस होंगे, और वो फेजेस जो है वो आपस में डिसॉल्व भी नहीं होते। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि सॉलिड और लिक्विड ऐसे होने चाहिए कि जो आपस में डिसॉल्व ना हो, ऐसे वाले फेजेस चाहिए हमें। और होमोजीनियस में सब में फेज सेम रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम पे। When macroscopic properties of a system have definite values, the system is said to be in a definite state. अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने ऊपर पढ़ी, वो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ रिलेटेड है, और वो कौन कौन सी थी, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह। तो यहाँ पे है कि जब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, उनकी कोई डेफिनाइट वैल्यू आ जाए, तो वो सिस्टम जो होता है वो डेफिनाइट स्टेट में होता है। Whenever there is a change in any one of the macroscopic properties, the system is said to change into a different state. जब भी कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होगी तो कह दिया जाएगा कि सिस्टम जो है उसका चेंज हो गया, उस इज सेड टू बी चेंज इनटू अ डिफरेंट स्टेट, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया है। दस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज फिक्स्ड बाय इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो जो स्टेट है सिस्टम का वो हमें किससे पता चलेगा, उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल। सिंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस विद चेंज इन एनी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। जैसे जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम होता है ना वो चेंज होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, also follows that when a system changes from one state to another state, there is invariably a change in one or more of the macroscopic properties. अब जैसे जो सिस्टम है अगर वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो उस उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी चेंज जरूर होगा। यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास जो है
एंड कंपोजिशन, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं. इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट necessary to specify all the state variables because some of them are interdependent. In case of a single gas, composition is not one of the variables because it remains always 100%. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अगर सिंगल गैस ले रहे हैं हम, कोई भी एक गैस जिसका फेज सेम है, तो उसमें जो कंपोजिशन है इज नॉट वन ऑफ द वेरिएबल्स. कंपोजिशन एक भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि वो हमेशा 100% रहती है. फर्दर, इफ द गैस इज आइडियल एंड वन मोल ऑफ द गैस इज अंडर एग्जामिनेशन, it obeys the equation PV is equal to RT, where R is the gas constant. Evidently, if one only two of the three variables are known, the third can be easily calculated. The two variables generally specified are temperature and pressure. They are called the independent variables. ये जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये आप सबको पता होगी. इसमें जो आर है वो गैस कांस्टेंट होता है, और इसमें अगर हमें कोई भी दो वेरिएबल्स पता लग जाए पीवी टी में से, तो हम तीसरा अपने आप पता लगा सकते हैं. उसके बाद ये जो टू वेरिएबल्स हैं, जनरली स्पेसिफाइड वॉल्यूम इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल. The two variables generally specified are temperature and pressure. जो generally specified होते हैं दो variables, वो temperature और pressure होते हैं. ये temperature और pressure जो है हमारे, वो independent variable हैं, और जो third variable है volume, वो हमारा dependent variable है, as its value depend upon the values of pressure and temperature. pressure और temperature change करने पे volume change हो जाती है. इस वजह से जो वॉल्यूम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, और प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है. Thus, the thermodynamic state of a system consisting of a single gaseous substance may be completely defined by specifying any two of the three variables, with temperature, pressure and volume. इसलिए हम जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है किसी भी सिस्टम की जिसमें एक सिंगल गैसियस सब्सटेंस हो, उसको हम completely डिफाइन कर सकते हैं दो या तीन वेरिएबल्स को फाइंड करके. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अ स्टेट इन विच द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. एक ऐसा स्टेट जिसमें जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, वो किसी भी थर्मो चेंज के अंदर नहीं जाती. जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने ऊपर पढ़ी, वो किसी भी चेंज के अंदर नहीं जाती हैं, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है. सपोज अ सिस्टम इज हेट्रोजीनियस, इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज. देन इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन द वेरियस फेजेस रिमेन अनअल्टर्ड विद टाइम. तो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो कोई भी सिस्टम हेट्रोजीनियस है ना, तो उस मतलब उसमें एक दो से ज्यादा फेजेस हैं, ठीक है, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फेजेस हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में भी है. तो क्या होगा कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग फेजेस में, वो अनअल्टर्ड रहेंगी, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ. द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम implies the existence of three kinds of equilibria in the system: thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, इससे हमें तीन काइंड ऑफ इक्विलिब्रिया मिलेंगे सिस्टम में. पहला थर्मल, दूसरा मैकेनिकल और केमिकल. इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर. एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहलाया जाएगा जब कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं है, मतलब कोई भी हीट नहीं बह रही, एक एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक सिस्टम के एक कोई भी हीट नहीं बह रही है. और दिस इज पॉसिबल इफ द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. अगर हमारा टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, तो हमारी कोई भी हीट जो है, टेम्परेचर सेम होगा तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा ना ज्यादा. तो जो फ्लो ऑफ हीट है वो सेम रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी हमेशा. थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया हमारा सिस्टम उससे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को सेम रखना पड़ेगा. A system is said to be in mechanical equilibrium if no mechanical work is done by one part of the system on another part of the system. इसमें हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि सिस्टम के जो दो पार्ट्स हैं उनमें से एक दूसरे पे काम नहीं करना चाहिए. जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम था, उसमें था कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए. दिस इज पॉसिबल इफ द प्रेशर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम.
और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है? जब हमारा जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम रहे सारे पार्ट्स में सिस्टम के। A system is said to be in chemical equilibrium if the composition of the various phases in the system remains the same throughout. और कोई भी सिस्टम हम केमिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा कब कह सकते हैं? जब उसकी जो कंपोजिशन है, अलग अलग फेजेस की जो कंपोजिशन है पूरे सिस्टम में सेम रहे तब। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप के थे। कौन कौन से थे? ये थे हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल में क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। मैकेनिकल में क्या होगा, कोई भी मैकेनिकल काम नहीं किया जाएगा। और केमिकल में कंपोजिशन सेम रहेगी। So, thank you for watching this video. If you do like the video, do like and subscribe. Thank you. Thank you for watching the video. If you like the video, do like and subscribe.